हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओझास एजुकेशन फैक्ट्री। और आज हम लोग बात करेंगे वर्किंग इंस्टीट्यूशंस। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग अपनी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग काफ़ी चीज़ों को समझते आ रहे हैं। और आज हम लोग अपनी प्रॉपर इसमें हम लोग बात करेंगे वर्किंग इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट का क्या फॉर्म होता है, प्रेसिडेंट का क्या रूल होता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाया जाता है, ओके, जुडिशरी सिस्टम हमारा क्या होता है। ये सारी हमारी वर्किंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वही चीजें आज हम लोगों को समझना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे मैं कहूंगा कि यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे फर्दर जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप टाइम टू टाइम पाते रहें। तो चलिए बिना टाइम देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर ये लेंगे कि हाउ डिसीजन आर टेकन एंड व्हाट हैपन आप लेटर। मीन्स किसी भी हम लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात करेंगे तो किसी पब्लिक के लिए कोई डिसीजंस लिए जाते हैं उनके वेलफेयर के लिए, तो वो डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं। क्या कोई एक व्यक्ति डिसीजन लेता है या डिसीजन सभी लोग मिलकर जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिसीजन को लेते हैं, और कितने सारे चैनलों से होकर वो डिसीजन हम लोग लेते हैं। तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। मैं आपको समझाने की कोशिश अपने लेवल बहुत अच्छे तरीके से करने जा रहा हूं। तो मैं देखो आपको पहले एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही रियल एग्जांपल है जो कि बहुत फेमस भी है, वो आपको समझाता हूं। देखो कोई सिस्टम में कोई डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है। तो देखिए आप सभी लोगों ने सुना होगा मंडल कमीशन के बारे में, ठीक है। ये मंडल कमीशन स्पेशली ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के लिए बना था। इसमें ये बात उठाई गई थी कि जो यहाँ पे 27% रिजर्वेशन है इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द सोशली इकोनॉमिकल एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। मींस गवर्नमेंट जॉब्स में जहां पर हम लोग उसकी बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो मंडल कमीशन ने अपनी आवाज को रेज किया था कि जो बैकवर्ड, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 27% का रिजर्वेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, इस मंडल कमीशन ने इसको अपने लीडर्स के साथ में डिस्कशन किया था और इसको गवर्नमेंट तक कन्वे किया था। फिर क्या हुआ, उसी टाइम में बीपी सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने ये मंडल कमीशन को और बैकवर्ड क्लास कमीशन को एश्योरेंस दिया था कि यदि आप लोग मुझे इस चुनाव में जिताते हैं, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए इस मंडल कमीशन में या सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस में काफी इंप्लीमेंट भी करूंगा, और जो 27% रिजर्वेशन की बात है मैं उसको बखूबी तरीके से मैं आपको लाकर दे दूंगा। ओके, तो ये फाइनली फिर क्या हुआ, इसको पार्लियामेंट में डिस्कशन किया गया था और इस ये जो बिल है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इसको पार्लियामेंट में पास हो गया था और ये लॉ बन गया था कि अब निकट फोर्थ कमिंग फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में क्या होगा कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस के जो व्यक्ति हैं, सोशली और एजुकेशनली वीक हैं, उनके लिए जॉब्स में 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। और ये हमारे लोगों के बीच में ये बिल लॉ बन के आ जाता है। लेकिन जैसे ही लॉ हमारे सामने सोसाइटी में आता है तो इसमें काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होना चालू हो जाते हैं। दो टाइप के प्रोटेस्ट होते हैं, एक तरफ प्रोटेस्ट इसके फेवर में होता है और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट में होता है। फेवर में लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो रिजर्वेशन 27% का आया है ये काफी अच्छा है। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस में लोग भी काफी प्रिविलेज्ड हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो कि अपनी लाइफ को अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब गवर्नमेंट की हेल्प से ये अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स में ये भी अपनी जगह बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके बहुत सारे लोग इस बिल के क्रिटिसाइजर बन गए थे, क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे फंडामेंटल राइट्स में कही गई है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसका वायलेशन यहाँ पर हो रहा है। तो उन लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करते करते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया, अपील कर दिया कि ये जो बिल पास हुआ है ये लोगों के लिए राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में 11 जजेस की बेंच ने इस बिल को काफी ज्यादा रीड किया, अंडरस्टैंड किया और काफी टाइम लेने के बाद उन्होंने अपना वर्डिक्ट यानी डिसीजन निकाला कि ये जो गवर्नमेंट ने 27% का जो रिजर्वेशन निकाला है वो वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें उसमें एक इंप्लीमेंटेशन के लिए सजेशन देते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस में जो लोग वेल टू डू हैं, यानी अच्छे लोग हैं,
जो कि इकोनॉमिकली एजुकेशनली साउंड है, उनको इस 27% रिजर्वेशन की कोटा से बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों तब से हम लोग आप देखते हैं कि जब भी हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में दो प्रकार की कैटेगरी आती है। एक ओबीसी क्रीमी लेयर आता है, एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आता है। क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते तो हैं, लेकिन वो लोग एजुकेशनली, सोशली और वेल्थ के फॉर्म में काफी साउंड होते हैं, तो उनको हम इस रिजर्वेशन कोटा से बाहर कर देते हैं। और जो लोग सोशली और एजुकेशनली वीक होते हैं उनको हम इस रिजर्वेशन को देते हैं। इसको इस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लोगों ने अडॉप्ट किया था, एक्सेप्ट कर लिया था। क्लियर है? तो इस एग्जांपल से आप देख रहे हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशंस बात करती हैं, कैसे अपना फैसला सुनाती हैं। कोई डिसीजन जब लिया जाता है तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिया जाता, उस डिसीजन को पास होने के लिए बहुत सारे चैनलों से होकर गुजरना होता है। तो ये चीज हम लोगों ने यहां पर देखी है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट, अभी मेरे इतनी बात मैंने की, उस पिक्चर में मैं पार्लियामेंट लेके आया, लेकिन मैं पार्लियामेंट का फंक्शन अभी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमको पार्लियामेंट की जरूरत क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट होती क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट इज अ नेशनल असेंबली फॉर द रिप्रेजेंटेटिव पीपल। मींस ये हमारी नेशनल असेंबली है, एक सभा है जहां पर लोगों के द्वारा जो लोग चुनाव में जिताकर बनाए जाते हैं, वहां पर ये सभी लोग किसी पर्टिकुलर प्रोविंशियल से अपने इलेक्शन को विन करके वहां पर बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज को चेंज करते हैं, जो कि पब्लिक के बेटरमेंट के लिए किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। ओके, अब यहां पर दूसरी बात है, यस, पार्लियामेंट के दूसरी बात, पार्लियामेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या उसके पावर होते हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट में सबसे पहली बात तो ये होती है कि एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है जहां पर बहुत ही बड़े लेवल के डिसीजंस लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं, मिनिस्टर्स के द्वारा। जो मिनिस्टर्स एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर प्रोविंशियल से इलेक्शन विन करके आप पहुंचते हैं, वो पॉपुलेशन के राइट्स के लिए डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। ओके, दूसरी तरफ जितने भी मनी से रिलेटेड बिल पास होते हैं, वो सभी के सभी कहां पर होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं। क्लियर है? तीसरी बात क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट में जो पावर होती है, गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल कौन करता है, पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। सपोज करिए कि कोई पार्लियामेंट में हम बात करेंगे, कोई पार्टी इलेक्शन क्लियर मेजोरिटी के साथ में जीत के, चुनाव जीत के वो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो वहां पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो वहां का एक लीडर उस डिसीजन को लेगा। क्यों? क्योंकि वो क्लियर मेजोरिटी के साथ में इलेक्शन को जीत कर आया है। तो वहां पर जो अब उसके जो विनिंग मिनिस्टर्स हैं और वहां का जो रूलर है, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर आगे चल के बताऊंगा, वो इस डिसीजन को क्या करेगा, अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा और डिस्कस करेंगे। टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट में अंदर आ चुके हैं, तो हम ये देखते हैं कि पार्लियामेंट में क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, पार्लियामेंट के दो भाग होते हैं, एक हमारा लोकसभा, दूसरा हमारा राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। एज सच तो पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं, तीसरा पार्ट इसका प्रेसिडेंट होता है, लेकिन मैं उसको अलग से आपको यहाँ समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे शामिल नहीं किया है। लेकिन हमेशा याद रखिए, पार्लियामेंट के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्लियर है? अब देखिए, लोकसभा क्या होता है, लोअर हाउस, और राज्यसभा क्या होता है, अपर हाउस। लेकिन यहां पर लग रहा होगा कि राज्यसभा है वो अपर हाउस होता है, लेकिन ये ओल्ड लैंग्वेज है। एक्चुअली में हमारी इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा इंडिया क्या है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहां पर क्या होता है, लोअर हाउस काफी ज्यादा सुप्रीम होता है एज कंपेयर टू द राज्यसभा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। कौन होता है? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी यहां पर जो पार्लियामेंट में जो मेन सुप्रीम लीडर बैठता है उसको लोग बनाते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया जाता है। जो एमपीस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो जो चुनाव जीतते हैं, वहां पर मेजोरिटी में उन्हीं में से जो कॉन्फिडेंस होता है, जो लीडर्स होते हैं उनमें से किसी एक लीडर पर कॉन्फिडेंस होता है, उसको वो लोग क्या बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? प्रेसिडेंट के थ्रू बनाते हैं। क्लियर है? लेकिन राज्यसभा की अगर बात करेंगे, हम लोग अपर हाउस की बात करेंगे, तो यहां पर स्टेट की बात की जाती है। यानी ये जो राज्यसभा है
ये पर्टिकुलर स्टेट पे फोकस करता है कि स्टेट में क्या काम होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है। तो राज्यसभा का मेजर कंसर्न किस में होता है, स्टेट में होता है, और लोअर लोकसभा में ये हमारा गवर्नमेंट पे कंट्रोल होता है। कंप्लीटली जो गवर्नमेंट होता है उस पर कंट्रोल किसका होता है, लोकसभा का होता है। यहाँ पर जो लीडर बैठता है वो लोगों के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए हमारे इंडिया में, हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोअर हाउस को हम लोग ऊपर अपेक्स बॉडी कहेंगे, यानी टॉप लेवल की बॉडी कहेंगे। क्लियर है। फिर हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरा परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। कैसे, देखिए ये जो लोकसभा में आप देखते हैं ना, लोकसभा में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोग जो चुनाव जीत कर जाते हैं वो मिनिस्टर्स बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स बनते हैं। उन्हीं में से एक को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर। तो उनकी जो टेन्योर होता है, उनका टाइम होता है, वो फिक्स नहीं होता है। हालांकि जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो सभी के सभी लोकसभा में ही लिए जाते हैं, लोकसभा के जो मिनिस्टर हैं वो उनके द्वारा ही लिया जाता है, लेकिन उनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब तक उनका मिनिस्टरों के बीच में कॉन्फिडेंस होता है तब तक उनकी पावर होती है। जैसे ही उनका जो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, यानी कि मिनिस्टरों के बीच में यदि जो लीडर है उसको उस पर लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसकी पावर उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज सभी मिनिस्टर को वहां पर क्या करेगा, पावर से क्विट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो ये सिविल सर्वेंट होते हैं, ये नॉमिनेट किए जाते हैं, ये अपने किसी एग्जाम को फाइट करके गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं। सरकार बदलती रहती है, आती जाती रहती है, लेकिन इनका टेन्योर एक पर्टिकुलर एज के बाद ही अपनी जॉब से क्विट करते हैं, इसलिए इनको हम परमानेंट कहते हैं, या हम अपने सिंपल शब्दों में इसको बोलेंगे सिविल सर्वेंट हैं। ये क्या करते हैं, ये हर मिनिस्ट्री जो होती है उनके सेक्रेटरी होते हैं, आईएएस ऑफिसर के लोग सर्वेंट होते हैं। ये जब भी गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर है उन्होंने लोगों की समस्या को एड्रेस करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई, कोई डिसीजन बनाया या कोई नया रूल बनाया, तो उसमें क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, ये नीचे फॉरवर्ड करते हैं। किन के पास फॉरवर्ड करते हैं, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो वो हालांकि काफी ज्यादा वो एजुकेटेड होते हैं किसकी तुलना में, जो लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बेसिक कम पढ़ा लिखा होता है, कम टैलेंटेड होता है एज कंपेयर टू द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। लेकिन क्या होता है, ये हमेशा, ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है हमेशा परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी सिविल सर्वेंट को ऑर्डर देगा। क्यों, इनको लोगों ने बनाया है, और हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में लोगों की विश को हमेशा सुप्रीम माना गया है। लोगों ने जिसको बनाया है वो सबसे ऊपर होता है। इसलिए पॉलिटिकल लीडर भले 10th पास है लेकिन आईएएस ऑफिसर को कमांड कर सकता है, उसकी बात को उसको मानना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये परमानेंट में जो हमने एग्जीक्यूटिव की बात की, ये परमानेंट होता है, एक सिविल सर्वेंट होता है। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग बात करी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की हमने बात की। अब देखिए थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। लोअर हाउस में प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा और यहां पर समझिए आप लोग, प्राइम मिनिस्टर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इनको थोड़ा समझिए। यहां पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी के साथ इलेक्शन विन करती है तो क्या होता है, वहां पर क्लियर मेजोरिटी जब विन करती है तो जैसे ही असेंबली में जाते हैं तो लगभग 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है उनमें से किसी एक को कॉन्फिडेंस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर बनाता है। कौन, प्रेसिडेंट बनाता है। ठीक है। फिर उसी में से क्रीम निकालते हैं, यानी ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है किसको, प्रेसिडेंट को, कि किन किन लोगों को कैबिनेट में रखना है। यानी कैबिनेट में जो मिनिस्टर होते हैं वो लगभग 20 उनकी नंबर होती है, 20 कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनको हाईएस्ट अथॉरिटी की मिनिस्ट्री दी जाती है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, राइट, एजुकेशनल मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स है। ये सारी मिनिस्ट्री काफी टॉप लेवल की होती हैं। इन मिनिस्ट्रीज को हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, और इनको बनाने की एडवाइस कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है। किसको, राष्ट्रपति को। तो इनको ओथ, शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति दिलवाता है। किसको दिलवाता है, प्रधानमंत्री, और उसके जितने मिनिस्टर होते हैं उन सभी को शपथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है। क्लियर हुआ इतना आपको। अब हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट यहां पर आया पिक्चर में, ये एग्जीक्यूटिव, ये प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऐसा तो हम लोग कहते हैं कि स्टेट का ऑनर होता है, स्टेट की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, और हाईएस्ट अथॉरिटी इन आवर कंट्री इज अ प्रेसिडेंट। यानी
प्रेसिडेंट हमारी कंट्री की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। हमारी कंट्री के अंदर जब भी कोई नया लॉ बनाया जाता है, नया लॉ फॉर्म होता है, एग्जिस्टिंग लॉ में कोई इंप्लीमेंटेशन होता है या एग्जिस्टिंग लॉ को एबॉलिश किया जाता है, तो सारे के सारे ये जो पैक्ट होते हैं या मेमोरेंडम बनता है, वो सभी के सभी प्रेसिडेंट के नाम पर बनते हैं। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट का नॉमिनल रूप बताया है, काफी नॉमिनल इसका वर्क बताया है। मेजर डिसीजंस, बड़े से बड़े पैसे, चाहे हम लोग फाइनेंशियल बात करेंगे, चाहे हम लोग कोई मेजर डिसीजन की बात करेंगे, तो सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग में जो बॉडी है वो हमारे यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। सेम मैनर में हम लोग बात करेंगे, अगर फॉरेन में हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कोई संधि कर रही है, ट्रीटी कर रही है, तो ट्रीटी पे जो पैक्ट साइन होगा वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है। यानी हमारे इंडिया में कोई भी पॉलिसी बनेगी, कोई भी रूल्स बनेगा, कोई बिल बनेगा, कोई लॉ बनेगा, वो सभी के सभी प्रेसिडेंट के नाम पर बनते हैं। लेकिन किसके कहने पर, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। समझ रहे हैं आप लोग। जैसे एक चीज और बताऊंगा आपको, जैसे कोई हमको सपोज कोई बिल पास करना है, अब बिल पास करेगा तो सबसे पहले लोकसभा में बिल पास होता है। अब क्लियर मेजोरिटी की जो पार्टी है उसने सभी ने उस बिल पर अपना कंसेंट दे दिया कि हाँ ये पॉलिसी, ये जो लॉ है, ये बिल पास होना चाहिए, ये लोगों के लिए काफी अच्छा है। अब फिर क्या होता है, ये जो लोकसभा से बिल पास होने के बाद कहां पर जाता है, राज्यसभा में, अपर हाउस में जाता है। अब अपर हाउस में सपोज करो उन्होंने उस बिल को पढ़ लिया, लेकिन वहां जो राज्यसभा के जो मेंबर है उनको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आएगी, बिल जो पास हो रहा है ये हमको इसमें काफी फॉल्ट नजर आ रहा है, ठीक नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए, लेकिन उनका राइट्स नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, राज्यसभा वाले क्या कर सकते हैं, उसको चेंज करने के लिए अपनी एडवाइस दे सकते हैं या उसको 14 डेज के लिए अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन उसको रिपील नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होगा, वापस ही लोकसभा के पास भेज देंगे इसको। लोकसभा वालों की इच्छा है, यदि उसको चेंज करना चाहेंगे तो चेंज करेंगे, नहीं तो आगे प्रेसिडेंट के पास वो लोग फॉरवर्ड कर देंगे। सेम मैनर में अब बिल राज्यसभा के बाद कहां पर आएगा, प्रेसिडेंट के पास आएगा। प्रेसिडेंट के पास भी कोई पावर नहीं है कि उस बिल को वो लोग क्या कर दे, रिपील कर दे, खारिज कर दे या उनसे मना कर दे, नहीं, कोई चार्ज नहीं है। वो क्या कर सकता है, एडवाइस दे सकता है कि आप इसमें कुछ इंप्लीमेंट कर दीजिए अगर गुंजाइश है तो, या कुछ टाइम तक रख के बैठ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को भी साइन करना ही पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मेजर डिसीजंस होते हैं वो सभी के सभी किसके द्वारा लिए जाते हैं, लोकसभा में, लोअर हाउस में लिए जाते हैं, जो कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स। क्लियर है, प्रधानमंत्री और उसके मिनिस्टर ही बड़े लॉज को पास कराते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब ये तो बात हो गई आपकी बिल पास होने की, बिल कैसे पास होता है, किन किन इंस्टीट्यूशन से होकर गुजरता है। अब तीसरी बॉडी यहां पर आती है, द जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है भाई, जब भी कभी दो सिटीजन्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होता है या दो स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होता है या यूनियन ऑफ इंडिया और एनी सिटीजन ऑफ इंडिया के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट्स होता है, तो उस कन्फ्लिक्ट्स को सेटलमेंट कौन कराता है, सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इज अ फॉर्म ऑफ a body which verdict the decision in the favor of people as well as country whichever is correct। समझ गए आप लोग। यानी कि जुडिशरी हमारा एक बॉडी होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसको हम लोग अपेक्स कोर्ट कहते हैं। उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, जो कि एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है और उसकी कुछ ब्रांचेस रहती हैं। तीसरा होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, कोर्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा क्रिमिनल कोर्ट होता है, एक हमारा सिविल कोर्ट होता है। क्रिमिनल कोर्ट से क्या मतलब निकलता है कि जब भी कोई व्यक्ति क्रिमिनल ऑफेंस करता है, किसी का मर्डर करता है, रेप करता है, यानी ऐसे वो सभी काम जो क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में आते हैं, वो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल। और वहां पर ये सारे के सारे मैटर कहां पर डिस्कस किए जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में किए जाते हैं। सिविल कोर्ट क्या होता है, सिविल कोर्ट में फैमिली मैटर्स है, आपको दो फैमिली मेंबर्स हैं, किसी जमीन को लेकर विवाद हो गया है, घर में डाइवोर्स, दो हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो रहा है, ये इस तरह की कोई बात होती है प्रॉपर्टी को लेकर, है ना, या दो लोगों में कोई चीज को लेकर, उसकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा हो रहा है, तो इस तरह के झगड़ों का सेटलमेंट कहां पर होता है, सिविल कोर्ट में होता है। क्लियर है, तो ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या करेगा, इन चीजों को एड्रेस करेगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमेशा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बाइंड करना, मानना ही पड़ेगा। तीसरी बात, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन अपना दिया है, वर्डिक्ट दिया है, यदि जिस व्यक्ति अपील किया हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया,
लेकिन व्यक्ति को लग रहा है ये डिसीजन हाईकोर्ट ने दिया है ये मुझे गलत लग रहा है, तो व्यक्ति अपने डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा राइट्स है कि हाई कोर्ट के द्वारा किया गया काम को दोबारा चेक कर सकता है कि इसने सही किया है या गलत किया है। इंडिपेंडेंट बॉडी है सुप्रीम कोर्ट, क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी भी गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर काम नहीं करता है। उसको जो डिसीजन सुना वही डिसीजन सुनाना होता है जो कि सही होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट कराने का काम करता है, ताकि हम कह सकते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ताकत कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट दिलाता है। समझ में आपको आया मेरी बात? तो ये हमारी वर्किंग इंस्टीट्यूशन हमने समझी, इसमें हम लोगों ने समझा एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री में हम लोगों ने समझा, फिर हमने देखा अपना जुडिशरी, प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आज का हमारा डिस्कशन का एजेंडा था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगले लेक्चर में मैं फंडामेंटल राइट्स को समझाऊंगा। और इसमें आपको जो भी कोई कमी लगी हो माय फ्रेंड्स, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट को एड्रेस करूंगा, और उसमें जो भी इंप्रूवमेंट की प्रॉब्लम गुंजाइश होगी, आई विल सॉल्व द इंप्रूवमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।